एक बहू मर गई। आरोप है कि प्रेगनेंसी को लेकर उस पर दबाव बनाया गया था। आरोप है कि उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। उसी मामले में जेल पहुंची रिटायर्ड जज सास बैरक में बैठकर पढ़ रही हैं द प्रेग्नेंट किंग, एक ऐसी किताब जिसकी कहानी गर्भ, सत्ता और शरीर पर नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमती है। और एक तरफ एक ऐसा केस जिसमें प्रेगनेंसी, कथित अबॉर्शन, मानसिक प्रताड़ना और संदिग्ध मौत जैसे आरोपों की जांच चल रही है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर त्विषा शर्मा केस में ऐसा कुछ है जो अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? क्योंकि 31 दिन पहले शुरू हुई इस कहानी में अब इतने मोड़ आ चुके हैं कि लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर सच क्या है। आत्महत्या, हत्या या फिर घरेलू प्रताड़ना, या फिर इस सबके बीच कहीं छिपा है कोई और सच। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। और आज हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित मामलों में से एक बन चुके त्विषा शर्मा डेथ केस की। 12 मई 2026 मॉडल और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा अपने घर में मृत पाई जाती है। शुरुआती जानकारी सामने आती है कि त्विषा की मौत फंदे पर लटकने से हुई, लेकिन मौत की खबर आने से कुछ घंटों बाद ही त्विषा का परिवार सवाल उठाना शुरू कर देता है। परिजनों का आरोप था कि त्विषा लंबे समय से मानसिक और घरेलू प्रताड़ना का सामना कर रही थी। यहीं से शुरू होती है वो लड़ाई जो एक परिवार के दर्द से निकलकर पुलिस, अदालत, महिला आयोग और आखिरकार सीबीआई तक पहुंच जाती है। 13 मई को पोस्टमार्टम किया जाता है। 14 मई को परिवार पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचता है और विरोध दर्ज करता है। परिवार का आरोप था कि मामले को जल्दबाजी में खुदकुशी बताने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन मामला शांत नहीं होता। हर दिन के साथ नए आरोप जुड़ते जाते हैं और फिर पहली बार सामने आता है एक ऐसा दावा जिसने पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बना दिया। कथित प्रेगनेंसी और कथित अबॉर्शन। परिवार का दावा था कि त्विषा को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनकी गंभीर जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन का एंगल सामने आता है। यानी कहानी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक पक्ष कह रहा था कि त्विषा प्रताड़ना झेल रही थी, तो दूसरा पक्ष कह रहा था कि वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। और इसी टकराव ने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया। 16 मई तक परिवार ने जांच किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने की मांग शुरू कर दी। 18 मई को अग्रिम जमानत की कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 20 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया। 23 मई तक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और फिर आया वो मोड़ जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। 27 मई हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, यानी गिरफ्तारी का रास्ता अब साफ हो गया। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। सीबीआई सक्रिय होती है, पूरे मामले की फाइलें खंगाली जाती है और फिर गिरफ्तारी होती है। अब एक रिटायर्ड जज जो कभी अदालत में बैठकर फैसले सुनाती थी, खुद आरोपी के रूप में न्यायिक हिरासत में पहुंच चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस केस में एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या शुरुआती जांच पूरी तरह निष्पक्ष थी? परिवार के वकील ने दावा किया कि घटनास्थल की तस्वीरों में 2 बेल्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन जब्ती सिर्फ एक ही गई है। ये भी आरोप लगाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी आरोपी पक्ष तक कैसे पहुंची। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही सवाल अब सीबीआई की जांच और महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सीबीआई आखिर जांच कैसे कर रही है? जांच 3 स्तरों पर चल रही है। पहला, मेडिकल एविडेंस। क्या प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को लेकर लगाए गए आरोपों का कोई आधार है? क्या मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी दिशा की ओर इशारा करते हैं? दूसरा, डिजिटल एविडेंस। मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और यहाँ तक कि डिलीट किया गया डेटा भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि कई बार सच शब्दों में नहीं बल्कि चैट हिस्ट्री में छिपा होता है। तीसरा, फॉरेंसिक एविडेंस। फंदा, कमरे की स्थिति, शरीर पर मिलने वाले निशान और घटनास्थल से मिले हर छोटे बड़े सबूत की जांच की जा रही है। सीबीआई की कोशिश है कि किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि सिर्फ सबूतों पर भरोसा किया जाए। और इसी बीच जेल से एक तस्वीर सामने आती है। भोपाल सेंट्रल जेल में महिला आयोग की टीम निरीक्षण करने पहुंचती है। टीम महिला वार्ड का निरीक्षण कर रही थी। उसी दौरान उनकी नजर गिरिबाला सिंह पर पड़ती है। वह किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम था द प्रेग्नेंट किंग।
सोशल मीडिया पर अब बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जिस केस में कथित प्रेगनेंसी और अबॉर्शन चर्चा के केंद्र में हो, उसी केस के आरोपी जेल में बैठकर ऐसी किताब पढ़ती दिखाई दे तो लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक है। कुछ लोगों ने इसे महज संयोग कहा, कुछ लोगों ने इसे प्रतीकात्मक बताया, लेकिन सच यही है कि इस तस्वीर ने पूरे मामले को फिर से चर्चा में ला दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार गिरिबाला सिंह ने अपने न्यायिक करियर में जिन अपराधियों को सजा सुनाई थी, आज उनमें से कोई कैदी उसी जेल में बंद है, यानी कभी फैसले सुनाने वाली जज आज उन्हीं दीवारों के भीतर कैद है। दोस्तों, 31 दिन बीत चुके हैं, एक बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, एक परिवार न्याय की मांग कर रहा है, एक रिटायर्ड जज और उनका बेटा जेल में है और सीबीआई सच की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन आज भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। क्या त्विषा सचमुच मानसिक दबाव में थी? क्या प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को लेकर लगाए गए आरोपों में सच्चाई थी? क्या शुरुआती जांच में कोई बड़ी चूक हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वास्तव में आत्महत्या थी या फिर इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है? कभी अदालत में फैसले सुनाने वाली जज आज खुद अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है और त्विषा शर्मा का परिवार आज भी सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, सच। अब फैसला अदालत करेगी, सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, सबूत अपनी कहानी बताएंगे, लेकिन तब तक त्विषा शर्मा केस देश के सामने एक असहज सवाल छोड़ चुका है। क्या हर संदिग्ध मौत के पीछे की सच्चाई उतनी ही सरल होती है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है, या फिर कई बार असली कहानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अदालत की फाइलों और बंद दरवाजों के पीछे छुपी होती है? फिलहाल जांच तो जारी है और शायद आने वाले दिनों में वही जांच बताएगी कि त्विषा शर्मा की मौत की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां पे होगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.